हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन को। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो जो राज्य होता था वो कई प्रांतों में बटा हुआ होता था, यानी कि जैसे आज हम देखते हैं कि जो पूरा देश होता है कई राज्यों में बटा होता है, उसके बाद जो राज्य होते हैं वो कई जिलों में बटे होते हैं। तो जो राज्य था, यहाँ पर राज्य का मतलब पूरे देश से ही है, तो जो देश था या जो राज्य था वो कई प्रांतों में बटा होता था। प्रांतों को इक्ता कहा जाता था या फिर इसे विलायत भी कहा जाता था। इक्ता जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इक्ता है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता का जो प्रधान होता था, जो हेड होता था, उसे मुफ्ती, वली, नाजिम, नायब या फिर इक्तादार किसी भी नाम से जाना जाता था, मतलब ये सारे नाम उसके लिए ही उपयोग में लाए जाते थे। अब बात करते हैं इक्ता प्रणाली की। तो इक्ता प्रणाली की अगर बात करें तो जो भारत में इक्ता प्रणाली की व्यवस्था है वो मोहम्मद गौरी ने शुरू की थी। मोहम्मद गौरी, आप जानते हैं कि हम इसको अब भारत का शासक नहीं मानते, ये भारत में सिर्फ आक्रमण करके वापस चला गया था। तो इसने ही क्या की थी, इक्ता व्यवस्था शुरू की थी, क्योंकि इसने ही जो इसके गुलाम थे उनको इक्तादार बना के यहाँ का जो प्रशासन था वो सौंप कर गया था। उसके बाद जो इल्तुतमिश था, मतलब मोहम्मद गौरी जो पूरा इसका शासन प्रशासन था भारत का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देके गया था। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो जो उसका दामाद था इल्तुतमिश, वो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और उसी ने इस व्यवस्था को ठोस रूप प्रदान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो इक्ता व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी। तो शुरू तो मोहम्मद गौरी ने की थी, लेकिन अगर बात करें कि उसकी जो ठोस रूप उसको किसने प्रदान किया था, तो वो इल्तुतमिश ने किया था। मुक्ता या जो वली होते थे, यानी कि जो हेड होते थे इक्ता के, वो सैनिक कार्यों के अतिरिक्त, यानी कि सैनिक कार्य तो करने ही होते थे, इसके साथ साथ अपने एरिया से वो कर संग्रहण करके भी देते थे। इसके अलावा कुछ न्यायिक कार्य भी उन्हें करने पड़ते थे। अतः इन्हें आध्यात्मिक स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी कि राजा का कंट्रोल इन पर होता था, लेकिन इनको फैसले लेने का और जो अपने एरिया में काम करने के जो अधिकार थे उसमें काफी ये स्वायत्त थे, यानी कि अपनी मर्जी से फैसले ले सकते थे, क्योंकि सारे कार्य, चाहे वो सैनिक कार्य हो, चाहे कर संग्रहण हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था के कार्य हो, वो सभी इन्हें करने पड़ते थे, जिसके लिए इन्हें स्वतंत्र होना आवश्यक था। तो स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि ऊपर से राजा जो था उसका कंट्रोल रहता था, लेकिन ये स्वायत्त थे, यानी कि अपने फैसले अपनी मर्जी से काफी हद तक ले सकते थे। इसके बाद इक्तादार या जो मुक्ता होते थे, उनको आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा व सहायता भी देनी पड़ती थी, यानी कि अपने एरिया में तो वो सैनिक कार्य करते ही थे कि किसी कोई हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से कोई लड़ाई हो रही है, कुछ हो रही है, तो अपने एरिया की रक्षा करना वो सही। अगर किसी राजा जो मेन हेड है, जो सल्तनत का सुल्तान है, उसका युद्ध किसी और राज्य के साथ हो रहा है, तो उसमें भी ये अपनी सैनिक सहायता देते थे। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश क्या किया था, इल्तुतमिश जो इक्तादार थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी करता था। मतलब जैसे हम आज देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो जिला अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है, तो सेम वैसे ही जो इल्तुतमिश था उसने इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया था। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किसने, मतलब जो इक्तादार थे उनका ट्रांसफर करने की जो प्रथा थी वो की थी। तो इल्तुतमिश के समय में इक्ता वास्तव में स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिन्यास थे, यानी कि इक्ता क्या थी, स्थानांतरणीय थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनके ट्रांसफर होते रहते थे। अब बात करें आगे बलबन की। तो बलबन ने जिन इक्ताओं से राजस्व नहीं मिल रहा था उन्हें खालसा भूमि में मिला दिया था। खालसा भूमि क्या होती थी, ये राज्य की भूमि होती थी जिस पर राज्य का पूरा अधिकार होता था, और इससे जो भी राजस्व वगैरह जो भी कुछ होता था वो राज्य को सीधा जो राज्य कोष होता था उसमें आता था। तो मतलब ऐसी इक्ताएं जिनसे कोई राजस्व नहीं मिल पा रहा था, उनको बलबन ने क्या किया, खालसा भूमि में बदल दिया था या खालसा भूमि में मिला लिया था। इसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए वंशानुगत जागीरों, यानी कि जो वंशानुगत जागीर का मतलब ये था कि जो सदियों से, मतलब बाप के बाद बेटे की, उसके बाद उसके बेटे की, इस तरह से जो चली आ रही थी जागीरें, उनको और जो इक्ताओं का अधिग्रहण था वो करके उसने खालसा भूमि में मिलाने की कोशिश की थी। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खालसा भूमि में सबसे ज्यादा विस्तार किया था। उसने क्या किया, जो वंशानुगत जागीरें थी जो लोगों के पास सदियों से चली आ रही थी वो, और साथ ही साथ जो ऐसी इक्ताएं थी जिनसे कोई राजस्व नहीं मिल पा रहा था, उनको खालसा भूमि में मिला लिया। इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई थी। और उसने, इक्ता क्या था, मतलब जो सैनिक सेवा या जो कर संग्रहण करके जो भी काम करके वो सुल्तान को देते थे, उनके बदले में उन्हें इक्ता प्रदान किया जाता था कि यहाँ से आप इतना हमें देना है और बाकी अपनी
सैलरी के तौर पे रख लेना है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया। उसने क्या किया कि जो भी कुछ टैक्स कलेक्ट होगा वो सब आप मुझे दो और मैं क्या दूंगा, आपको वेतन दूंगा। तो उसने नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं तो 1279 में आगे बात करते हैं तो 1279 में बलबन ने आगे बात करते हैं तो 1279 में बलबन ने ख्वाजा नाम की अधिकारी की सर्वप्रथम नियुक्ति इक्तादारों के साथ की थी। यानी कि बलबन ने 1279 में ख्वाजा नाम का अधिकारी नियुक्त किया जो कि किसके साथ, जो इक्तादार थे उन्हीं के साथ काम करता था, जो कि क्या करता था, इक्ताओं की आय व्यय का सही हिसाब किताब रख सके और इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोक सके। मतलब कहने का ये कि जो इक्तादार होते थे वो कोई भ्रष्टाचार ना कर सके, इसलिए बलबन ने एक एक्स्ट्रा अधिकारी जिसको ख्वाजा कहते थे उसकी नियुक्ति की और उसका काम क्या था कि जो इक्तादार है उन पर वो नजर रख सके कि मतलब जितना वहां से कलेक्ट हो रहा है उतना वो हमें दे रहे हैं या कोई भ्रष्टाचार उसमें कर रहे हैं, तो उसको रोक सके और पूरी जो आय व्यय हो रही है उसका हिसाब रख सके। इसके लिए उसने ख्वाजा नाम अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस प्रकार उसने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की थी। आगे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो इक्ताएं थी उनमें सुल्तान का हस्तक्षेप चरम सीमा तक पहुंच गया था। यानी कि बहुत ज्यादा, अभी हमने पीछे देखा कि जो इक्ताएं थी वो स्वायत्त थी, यानी कि वहां के जो अधिकारी होते थे वो अपना फैसला स्वायत्त रूप से ले सकते थे, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया, सुल्तान का हस्तक्षेप इनमें ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि बहुत चरम सीमा तक बढ़ा दिया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो उसके समय में भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। अभी हमने पीछे देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया, सैनिकों को इक्ता देने की बजाय जो नगद वेतन था वो देना शुरू किया। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने क्या किया, फिर से मतलब नगद वेतन देने की जगह फिर से भूमि अनुदान यानी कि फिर से इक्ता देने की प्रथा जो थी उसको वापस शुरू कर दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको हटाया था, उसके बाद किसने इसे पुनः लागू किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो भू अनुदान था उसको वजह कहते थे, यानी कि वजह नाम से जानते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वजह क्या था, तो वजह क्या था, एक भू अनुदान था जो कि फिरोज शाह तुगलक था उसने दिया था। अक्तादारों को वजहदार भी इसके समय पर कहा जाने लगा था। इसके बाद बात करें लोधी शासकों की, तो लोधी शासकों के समय मुक्ता या जो वली होते थे उनको केवल और केवल वजहदार ही कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं मवजिब की, तो मवजिब क्या होता था, सैनिक जो होते थे उनको पारिश्रमिक के रूप में कृषि योग्य जो भूमि दी जाती थी वो मवजिब कहलाती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आ सकता है एग्जाम में कि मवजिब क्या है, तो ये क्या है, जो सैनिक थे उनको वेतन के रूप में कृषि योग्य भूमि जो दी जाती थी उसे मवजिब कहते थे। आगे बात करते हैं लोधी काल में इक्ता हस्तांतरण की, तो जो लोधी काल था वहां पर आते आते जो इक्ता का हस्तांतरण था वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। अपवाद स्वरूप कहीं हो गया तो हो गया, वरना कोई नहीं, जिसके पास है वो वंशानुगत रूप से वैसे ही चली आ रही थी। इस तरह से प्रशासन चलता था। आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रांतीय अधिकारियों की, तो अधिकारी और देखते हैं कि वो काम क्या करते थे। तो जैसे एक होता था अधिकारी आमिर, तो वो क्या होता था, राज्यपाल होता था, यानी कि राज्य का सबसे अमीर जिसे बोलते थे, तो राज्य का हेड होता था। इसके अलावा बाद में होते थे मुफ्ती या फिर वली जो कि कानून व्यवस्था के प्रभारी होते थे और इक्ता में करों की वसूली करते थे, यानी कि जो पूरा एरिया होता था उसमें टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान तक पहुंचाते थे। इसके बाद होते थे नजीर और बकूफ जो कि प्रांतों में राजस्व संग्रह के प्रभारी होते थे। इसके बाद होते थे साहिबे दीवान जो कि प्रांतों का लेखा जोखा रखता था और इसके बाद होते थे शिकदार जो कि भूमि मापने के प्रभारी अधिकारी होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भूमि मापने का जो प्रभारी अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे शिकदार कहा जाता था। आगे बात करते हैं हम उसके स्थानीय प्रशासन की, दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि जो राज्य था वो इक्ता में बटा हुआ था, इसी तरह से जो इक्ता थी नीचे वो प्रांतों जो इक्ता या फिर प्रांत थे वो जिलों में बटे हुए थे। जिस तरह से आज देखते हैं हम कि देश है, उसके बाद राज्य हैं, फिर जिले हैं, तो वैसे ही राज्य था, फिर इक्ता थे या प्रांत थे, उसके बाद जिले थे। तो जिलों में बटा हुआ था, जिलों को शिक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि जिलों को क्या कहा जाता था सल्तनत काल के समय पर, तो शिक कहा जाता था। सिख की जो स्थापना थी वो सबसे पहले बलबन ने 1279 में की थी। सिख का जो प्रशासक था वो सिकदार कहा जाता था और सिखों को परगनों में बांटा गया था, यानी कि सिखों को भी नीचे और डिवाइड करके परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक जो परगना होता था, जैसे हम तहसील कह सकते हैं, जो परगना होता था उसमें एक आमिल और एक मुंसिफ जिसे मुशरिफ भी कहते थे वो अधिकारी होते थे। आमिल का काम क्या होता था, ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था और जो मुंसिफ होता था वो राजस्व विभाग का प्रधान होता था। यानी कि एक तो कानून व्यवस्था या जो शासन व्यवस्था थी उसको देखता था और दूसरा जो वहां से टैक्स कलेक्ट होता था उसको देखता था। तो ये दोनों मुख्य अधिकारी होते थे जो कि जो नीचे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वहां पर शासन प्रशासन को देखते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई उसके बाद ग्राम थी
ग्राम के कामकाज और शासन जो थे वो पूर्वी तुर्की युग के ज्यादातर अपरिवर्तित रहे थे, यानी कि गांव के जो कामकाज होते थे, जो वहां का शासन होता था, वो पूर्व तुर्की यानी कि जब तक तुर्कों का आक्रमण भारत में नहीं हुआ था, यानी कि ये लोग नहीं आए थे और उससे पहले जो गांव में व्यवस्था चलती आ रही थी, उस युग के ज्यादातर समान ही थे, यानी कि कोई ज्यादा परिवर्तन उन्होंने नीचे लेवल पर नहीं किया था। गांव के अधिकारी चौधरी, खुद या मुकद्दम कहलाते थे, जो कि वंशानुगत होते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांव के जो अधिकारी होते थे वो कौन होते थे, जो इनको टैक्स कलेक्ट करके देते थे, तो वो चौधरी, खुद और मुकद्दम होते थे, और ये वंशानुगत होते थे, यानी कि वही एक बाप के बाद उसके बेटा और उसके बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरह से ये काम चलता था। ये शासन में लगान वसूल करने में मदद करते थे, यानी कि जो गांव थे उनसे लगान वसूल करके शासक तक पहुंचाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके विशेष अधिकार छीन लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हटा दिया था इनके पद से। आगे उन्होंने अन्य चीजों के अलावा करों को इकट्ठा करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुक्ति के साथ मिलकर काम किया था, यानी कि ये लोग जो मुक्ति होते थे उनके साथ मिलकर काम करते थे। जो परगना होता था वो कई बस्तियों से बना हुआ होता था, यानी कि कई गांवों से बना हुआ होता था। जो चौधरी या फिर जो आमिल होता था, राजस्व संग्रह करता, और जो कारकुन होते थे वो सबसे महत्वपूर्ण परगना प्राधिकरण के अधिकारी होते थे। यानी कारकुन क्या था? कारकुन लेखाकार होता था, जो कि महत्वपूर्ण जो परगना था उसका प्राधिकरण में लेखाकार का काम करता था। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को उसकी जिम्मेदारियों में एक स्थानीय शासक, राय, राणा, रावत या राजा द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो राज्यपाल होता था उसको उसकी जिम्मेदारियों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन से जो स्थानीय शासक थे वो होते थे, तो वो राय होते थे, राणा होते थे, रावत होते थे और राजा होते थे। तो ये स्थानीय शासक होते थे जो शासन प्रशासन चलाने में मदद करते थे। आगे बात करते हैं जो दिल्ली सल्तनत के ग्राम्य अधिकारी थे, यानी कि ग्रामीण लेवल पर जो अधिकारी थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं आमिल। तो आमिल क्या होता था? ये प्रभारी अधिकारी होता था। हजमदार क्या होता था? वित्त प्रभारी होता था, यानी कि वित्त का कोषाध्यक्ष होता था। काजी क्या करता था? विकासात्मक अभिलेखों के प्रभारी सिविल अधिकारी होता था, यानी कि इसके अलावा ये न्याय का काम भी करता था। आगे शिकदार होते थे, ये आपराधिक अधिकारी होता था, यानी कि अपराधों के मामलों को देखता था, इसके अलावा कानून भी बनाता था। फिर कोतवाल होता था, जो शिकदारों के तहत पुलिस का प्रमुख होता था। इसके बाद फौजदार होता था, जो भूमि नापने के अलावा जो प्रभारी सैन्य कार्य थे वो भी करता था। इसके अलावा कानूनगो होता था, जो कि उपज का मूल्यांकन करता था और उसका रिकॉर्ड रखता था। इसके बाद होता था एक पटवारी। पटवारी क्या करता था? ग्राम रिकॉर्ड कीपर था, यानी कि गांव का पूरा रिकॉर्ड ये रखता था। आज भी आप देखते हैं कि जो पटवारी होता है वो गांव के सारे जो रिकॉर्ड होते हैं जमीन वगैरह के या घर वगैरह के, वो उसी के पास होते हैं। तो ये सेम उस टाइम से चला आ रहा है। तो जो पटवारी होता था वो ग्राम रिकॉर्ड कीपर होता था, गांव के जो रिकॉर्ड थे वो रखता था। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ जो प्रांतीय प्रशासन है उसको। अगर आप इसी तरह से और मध्यकालीन भारत मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।